हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड lined up with some interesting news headlines and news articles. डियर फ्रेंड्स, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 2 अक्टूबर। डियर फ्रेंड्स, हमारी ये करंट अफेयर की सीरीज़ है जिसमें हम देखते हैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को और देखते हैं करंट अफेयर्स को, लेकिन उसके साथ साथ ही हम हमारी पर्सनल डेवलपमेंट जो है या पर्सनल ग्रोथ, उस पर हमारा मेन फोकस रहता है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एजुकेशन इज़ द बेसिक टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। डियर फ्रेंड्स, ये कोट है महात्मा गांधी का, और उन्होंने ये कोट दिया है जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे एजुकेशन जो है आपकी वो डेवलप करती है आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है। आप अवेयर जब होते हैं, जब आप एजुकेटेड होते हैं, तो आप मोर जो होता है ना कॉन्शियसनेस आपके अंदर होती है कि समझ चीज़ों की, वो आपके अंदर बेहतर होती है जब आप एजुकेटेड होते हैं। एंड ऑफ कोर्स द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। जैसे जैसे डियर फ्रेंड हमारी सोसाइटी जो है जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगी तो उतना ज़्यादा क्या होगा, लोग कॉन्शियस होंगे, लोग ज़्यादा अवेयर होंगे। तो जब ज़्यादा लोग अवेयर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसका एक रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो हमारी सोसाइटी जो ऑब्वियस सी बात है कि एक भव्य समाज जैसे हम कहते हैं ना, कि एक पढ़ा लिखा समाज जो है, जो एक अपने डिसीजंस अच्छे तरीके से लेना जानता है, जो सही डिसीजन लेना जानता है एट ए टाइम, या अपनी लाइफ को जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना जानता है। तो ऐसे समाज की हम एक डेवलपमेंट रखेंगे, हम ऐसी नींव रखेंगे जब हम एजुकेटेड होंगे। तो सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े होके आपको नौकरी मिल जाएगी या और की चीज़ें। उसके एजुकेशन का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं एक जो कहता है ना, एक बिग पिक्चर जब हम देखते हैं एजुकेशन की, तो वो ये है कि एजुकेशन जो हमको एक कॉन्शियसनेस जो हमें देती है, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट और महात्मा गांधी जिन्होंने ये कोट हमको बताया है, एंड इन्होंने अपनी बुक के अंदर ये कोट दिया था। तो मैंने सोचा आज गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी के साथ ये कोट शेयर किया जाए, और आई होप कि आप सभी लोग जो हैं इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि कैसे एजुकेशन जो है आपको सिर्फ ना कि साक्षर बल्कि उसके साथ साथ ही एक कॉन्शियसनेस जो होती है ना, आप समझदार जब होते हैं, आप वेल अवेयर होते हैं अबाउट योर सराउंडिंग्स, तो ये सभी चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली होने लगती है जब आप एजुकेटेड होते हैं। और उसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, सोसाइटी जो है हमारी एक वेल इम्प्रूव्ड सोसाइटी होती है जहाँ लोग काफ़ी समझदार और काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आप सभी इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एंड डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग स्किप कर जाते हैं। या जो मैं डेटा देखता हूँ डैशबोर्ड पे, तो लगता है, समझ में आता है कि कई लोग जो स्किप करते हैं, जो देखते हैं ना कि आगे से आगे देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको एक पूरा जो रिव्यू होता है या एक पूरा जो जस्ट मिलना होता है वीडियो पर, वो नहीं मिल पाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें डियर फ्रेंड्स। हमें लगता है कि थोड़ा हम डिस्कशन धीरे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी इस जो स्पीड है वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, 1.5x या ऐसा कुछ। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है कि इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन हेल्ड एट विच प्लेस। भारत की जो पहली फ्रोजन लेक मैराथन हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैराथन जो है एक समतल एरिया पर लगभग हर जगह कहीं होती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के अंदर पहली बार एक फ्रोजन लेक पे मैराथन हुई है इसी साल। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें, एंड अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ डू सम रिसर्च ऑन दैट। आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, देन उसके बाद में इसका आंसर जो है प्लीज़ डू लेट मी नो, और मुझे आज इसका आंसर जो है ज़रूर बताइएगा। डिफरेंस, जैसा आपको पता है ये सवाल जो होते हैं ये करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो हम इसको, ये जो सवाल है इसको हम रिलेट करेंगे हमारे आगे आने वाले डिस्कशन के अंदर। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सवाल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 2 अक्टूबर। हम देखेंगे कुछ आर्टिकल्स एंड देन कुछ करंट अफेयर्स भी। जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है डियर फ्रेंड्स, वो है इंडियाज़ स्टैटिकल परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है ना, ये एक थोड़ा मैं कहूँगा टेक्निकल भाषा में, या फिर थोड़ा टेक्निकल, ये एक थोड़ा डिस्कशन रहेगा हमारा। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर लग रहा है ना आपको कि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हो रही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको एक पूरा
जो है जस्ट देने की कोशिश करूँगा। इसका जो समरी होती है वो समझने की ज़रूरत है आपको सिर्फ यहाँ पे, एंड अगर हम डीप में जाएंगे तो वो हमारी लंबी हो जाएगी काफ़ी वीडियो। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा कि कैसे इस चीज़ों को समझना है इस चीज़ के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। नाउ डिफरेंस हुआ क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी एक नई जो रैंकिंग है वो जारी करी है, जिसके अंदर हमारी इंडिया की रैंकिंग है 67 अमंग 174 कंट्री। तो ये जो रैंकिंग ये है अबाउट स्टैटिकल परफॉर्मेंस, जो स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स है SPI, तो इसके तहत हमारे भारत की जो रैंकिंग है वो 67 अमंग 174 कंट्रीज़। ये फ्रेंड्स SPI जो होता है ये एक तरीके का एक हम कहते हैं ना कि पैमाना, जिसे कहते हैं कि हमारी इंडिया के अंदर जो स्टैटिक्स है या जो हम कहते हैं ना कि अलग अलग हमारे जो डेटा कलेक्शन है हमारे भारत के अंदर, उसका सही ढंग से प्रयोग कर पाना, उसको अच्छे चीज़ों को कलेक्ट कर पाना एंड उसका देन आफ्टर उसका यूज़ करना। तो ये सभी चीज़ों को लेकर बताया गया कि कैसे जो स्टैटिकल हमारे भारत के अंदर चीज़ें हो रही है, डेटा का कलेक्शन हो, चाहे उसका यूज़ हो, चाहे उसको स्क्रूटिनाइज करना हो, तो ये सभी चीज़ों को लेकर एक रैंकिंग जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इसी के अंदर हमारी जो रैंकिंग है भारत देश की रैंकिंग है वो 67 है। तो आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है कि कैसे हम जो हमारा जो डेटा कलेक्शन है या स्टैटिकल हम जो डेटा रिलीज़ करते हैं उसको कैसे और रॉबस्ट किया जा सकता है, कैसे और बढ़िया किया जा सकता है, ताकि हम हमारी जो आने वाली स्कीम्स हैं उन सभी के अंदर एक सही डिसीजन ले सकें, या जो सरकार है वो एक बढ़िया डिसीजन ले सके थ्रू दिस ऑल डेटा। तो डिफरेंस बताया गया कि कैसे जो SPI है वो डिपेंड करता है ऑन 5 पिलर्स। उसमें से पहला पिलर है डेटा यूज़ का। तो डेटा यूज़ का है मतलब क्या है कि आप जो डेटा यूज़ मतलब जो डेटा कलेक्ट किया है सरकार ने उसका यूटिलाइज कैसे किया जाएगा। यूटिलाइज स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस बाय द सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा जो भी डेटा है, कितना सेंसस है, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितनी जनता फार्मिंग के अंदर इंडल्ज है, कितनी प्राइवेट सेक्टर में इंडल्ज है, तो ऑन एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी चीज़ों का जो डेटा होता है उसका यूज़ कहाँ होने वाला है, तो ये सबसे पहला पिलर है। उसके बाद है डेटा सर्विस का अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा सर्विसेज। जो डेटा सर्विसेज है वो इस देश के हर कोने तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, या जो इस देश का हम कहते हैं ना कि एक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हर कोने में, चाहे रेगिस्तान हो जो हमारे टूवर्ड्स वेस्ट, चाहे हम लद्दाख में चले जाएं, तो उसका आखिरी गांव जो है या पहला गांव जो है उसके अंदर भी अगर चीज़ें पहुंच पा रही है नहीं, या वहाँ का डेटा जो है हम कलेक्ट कर पा रहे हैं नहीं, तो ये सब चीज़ें के अंदर जो सेकंड जो है ये एक सेकंड पॉइंट है। थर्ड जो पिलर है इसका वो है डेटा प्रोडक्ट्स, यानी मतलब ये है क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ एसेंशियल डेटा रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स। ये फ्रेंड्स SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आपको पता है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि कैसे 30 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको हमें अचीव करना है। तो इन्हें अचीव करने के लिए हमें एक हमारे पास डेटा होना चाहिए ताकि हम सही जो है सरकार जो है एक अच्छा पॉलिसी बना सके। तो इसी के लिए क्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में रेलेवेंस होना चाहिए, उसका फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही जो चौथा पिलर है वो डेटा सोर्स का, कि जो सोर्स जहाँ से हम ले रहे हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग सेंसस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा एंड जियोस्पाशियल डेटा, सभी तरीके के जो डेटा हैं उन सभी सोर्सेज से हमें वो डेटा चाहिए, चाहे वो सेंसस का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा हो, चाहे जियोस्पैशियल डेटा हो। फिफ्थ जो पिलर है वो है एसेस एस्पेक्ट्स लाइक लेजिस्लेशन, स्टैंडर्ड्स, स्किल्स, पार्टनरशिप एंड फाइनेंस विद स्टैटिकल सिस्टम। जो स्टैटिकल सिस्टम है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है डेटा का, कहने का मतलब यह है कि कैसे जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं या नहीं, या लोग सहयोग कर रहे हैं या नहीं, या जो लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो कितने स्किलफुल हैं, ताकि डेटा को जो है अच्छी तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकें या फिर डेटा को अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बताया गया कि ये जो 5 पिलर्स थे, इन 5 पिलर्स को लेकर एक रैंकिंग जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा, जिसके अंदर हमारी जो रैंक है वो है 67। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा डियर फ्रेंड्स। नाउ जो अगला पॉइंट है वो आपको आसानी से समझा देता हूँ, जैसे कि इंडियाज़ परफॉर्मेंस, इंडिया ओवरऑल SPI स्कोर वॉज 70th विथ लोअर स्कोर ऑफ डेटा यूज़। अब ये डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, यानी मैंने आपको जो डिफरेंट पिलर्स बताए हैं ना, इन सभी की अलग अलग रैंकिंग बताई गई है कि फर्स्ट पिलर में हमारी कितनी रैंकिंग है, सेकंड पिलर में हमारी कौन सी रैंकिंग है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इतना आपको टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको एक जस्ट दे देता हूँ ऊपर से कि कैसे जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैसे ये डेटा जो रिलीज़ हुआ है या ये जो रैंकिंग आई है हमारी, इस रैंकिंग को हम कैसे सुधार सकते हैं, इसमें हमारा ज़्यादा फोकस है इस डिस्कशन में। तो डेटा का जो यूज़ है दोस्तों वो है इंडिया परफॉर्म वेल इन एरियाज लाइक कंपैरेबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, डेप्थ रिपोर्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन।
तो हमारी जो रैंकिंग 67 थे वो कहीं ना कहीं एक लोअर रैंकिंग है, लेकिन हम कई जो ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ हमने एक्सेल किया है, वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे डेप्ट रिपोर्टिंग हो, या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो, या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो। तो इन सभी का जो डेटा कलेक्ट किया गया है सरकार द्वारा वो एकदम परफेक्ट है, एंड इन सभी के कारण जो इंडिया की रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं सुधरती हुई दिखाई देती है। डेटा प्रोडक्ट्स जो है, दिस पिलर इज क्रूशियल फॉर SDGs। जैसा मैंने आपको बताया कि जो डेटा प्रोडक्ट है वो देखा ना हमने कि कैसे 3rd या 4th पिलर था ये, कि कैसे ये ज़रूरी है हमारे SDGs को बढ़ाने के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन सभी को अचीव करने के लिए हमारे पास एक रोबस्ट डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी की नीड बताई गई है दोस्तों कि कैसे एक डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी जो कंट्री है उसकी पॉलिसीज़ को बनाने में। स्टैंडर्ड एंड मेथड्स, इंडिया परफॉर्म वेल इन अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड्स लाइक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स बट फेस्ड इश्यूज विद लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर क्लासिफाइंग एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अदर क्राइटेरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का डेटा है या फिर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, ये सभी हम तो हमारे पास परफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, चाहे हम कहें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का है या अदर क्राइटेरिया जो है, तो इन सभी के डेटा हमारे पास एक सही ढंग से हमारे पास नहीं आए हैं, और इसके कारण ये जो फील्ड्स हैं इनके अंदर हमारा इतना ज़्यादा कोई खास रोल नहीं बताया गया है इंडिया का एज ए स्टैटिकल। फाइनेंस के अंदर बात करें दोस्तों, तो इंडिया रिसीव्ड अ लो स्कोर इन फाइनेंस कैटेगरी। तो फाइनेंस जो कैटेगरी है, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी डेटा है हमारे पास, उसका कोई खास हमारे पास एक कहते हैं ना कि प्रॉपर डेटा नहीं है, या हम इसके जो फाइनेंस है इसके अंदर कोई प्रॉपर डेटा जो है या प्रॉपर फाइनेंस रिलेटेड डेटा जो इकट्ठा नहीं कर पाए। इसके बाद डेटा सर्विस एंड डेटा सोर्सेज, इंडिया परफॉर्म एक्सेप्शनल वेल इन डेटा सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया, इन सेंसर्स एंड सर्वेज, जो सेंसर या सर्वेज होते हैं वो उन सभी एरियाज के अंदर जो डेटा सर्विस है या डेटा सोर्सेज है वो काफ़ी अच्छे हैं हमारे इंडिया के। However, administrative data and a relatively low score due to incomplete birth registration records। जो बर्थ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं खामी नज़र आती है इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं इनमें बताया गया कि कैसे हम हमारा जो डेटा कलेक्शन है या फिर जो स्टैटिकल जो डेटा है हमारा, उसको कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं। तो बताया गया कि कैसे देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी इंक्लूडिंग डाउनलोड ऑप्शंस, कॉम्प्रिहेंसिव मेटा डेटा अवेलेबिलिटी एंड ओपन टर्म्स फॉर डेटा यूसेज। जितना भी डेटा है डियर फ्रेंड्स, जो स्टैटिकल जो एरिया है या स्टैटिकल जो फील्ड है, उन सभी का जो डेटा कलेक्ट करती है एजेंसीज, तो उन सभी को एक ऑनलाइन द्वारा एक्सेसिबल कराना ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि कितना जब ऑन ग्राउंड चीज़ों को लाया जाएगा तो जो कैसे से लोग देखेंगे कि डेटा सही है या नहीं है। जब लोगों को पता चलेगा कि डेटा सही नहीं है तो दे विल एबल टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जैसे लोगों को पता चलता जाएगा कि अगर डेटा सही है तो दे विल अप्रूव इट, अगर लगता है कि डेटा सही नहीं है तो वो सरकार को बता सकते हैं कि दे नीड टू इम्प्रूव अपॉन दैट। तो ये एक अच्छा तरीका है कि कैसे डेटा को और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है एंड इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उस डेटा के अंदर। SPRA का रेलेवेंस, importance of thorough examination on the SPI score to drive improvement and enhance international competitiveness। देखिए तो एग्जामिन जो है, जब हम कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन किसका, SPI का, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जब हम जो SPIs हैं इनको जब एग्जामिन करेंगे तो पता चलता है कि कैसे हम लैग कर रहे हैं। अभी तभी हमारी जो रैंकिंग है वो 68 पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हम क्या करेंगे कि एक इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम हमारा रोल निभा पाएंगे। अचीविंग 20 पॉइंट इंक्रीज इन पाइवटल पिलर्स कुड सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव इंडियाज रैंकिंग। तो ये जो भी हमने देखा ना कि कैसे फाइनेंस के अंदर हम लैग कर रहे हैं, मतलब जो फाइनेंस रिलेटेड डेटा है उसमें अंदर लैग कर रहे हैं। और भी जो एरियाज़ है जैसे बर्थ का जो डेटा है, तो उन दोनों फील्ड्स को या और भी ऐसी फील्ड्स हैं उन सभी को हम इम्प्रूव करके जो हमारे 20 पॉइंट्स कटे थे उन 20 पॉइंट्स को इम्प्रूव करके हम एक अच्छी बेहतर या एक गुड रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। प्रोएक्टिव एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड बैंक, इंडिया शुड प्रोएक्टिवली एंगेज विद द वर्ल्ड बैंक टू स्ट्रेंथन द SPI रोबस्टनेस। देखिए डिफरेंस, जैसा कि ये जो रिपोर्ट थी SPI की, ये रिलीज करी थी वर्ल्ड बैंक ने। तो जब इंडिया एक प्रोएक्टिवली एंगेज करेगा ना वर्ल्ड बैंक के साथ, तो उससे होगा क्या कि जो वर्ल्ड बैंक है वो अपने क्राइटेरियाज थोड़े और इजीली समझा पाएगा इंडिया को। एंड उसके बाद ये कौन कहता है ना कि एक थोरो जब इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी चीज़ को लेकर, जब इंडिया एक डीप डाइव करेगा इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पे या जितने भी लॉज हैं इन सभी पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताए गए, तो कहीं ना कहीं हम एक माइक्रो लेवल पे चीज़ों को और इम्प्रूव कर पाएंगे। उससे हमें जो रैंक है उसको सुधारने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी।
तो using more reliable sources such as vital statistics for India and statistics like births and deaths is recommended. तो जितने भी ये बर्थ के डेटा है चाहे डेथ्स के डेटा है, इन सभी को एक स्क्रैच लेवल से पढ़ने की ज़रूरत है. इन्हें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. स्किलफुल जो लोग इकट्ठा करते हैं डेटा, उनको थोड़ा और स्किलफुल बनाने की ज़रूरत है. डेटा को थोड़ा और लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि लोग भी स्क्रूटनाइज कर सकें कि क्या डेटा सही है क्या गलत है. अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका एग्जामिन करके उस डेटा को सही किया जाए. एंड देन उसके बाद जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं ये सभी स्टैटिकल डेटा. तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पहला टॉपिक था, ये समझ में आया होगा कि कैसे स्टैटिकल जो एजेंसियां हैं हमारे भारत की, इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एंड जो ओवरऑल रैंक है हमारी उसको ग्रो करने की ज़रूरत है हमें, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है उसको थोड़ा और रॉबस्ट और बढ़िया बनाया जा सके. नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेकंड आर्टिकल. आज का जो हमारा सेकंड आर्टिकल है वो है अ टाइम टू आर्टिकुलेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ फॉर इंडिया. डियर फ्रेंड्स, ये आर्टिकल मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि कैसे हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको थोड़ा और गांधीयन प्रिंसिपल पे अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि आज गांधी जयंती भी है तो हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगी कैसे जो गांधी जी ने हमें कुछ वो दिए थे ना, कि हम कहते हैं जैसे गांधीयन प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं, तो गांधीयन प्रिंसिपल कैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को थोड़ा और हमारे जो हम कहते हैं ना कि एक हमारा मोरल वैल्यू है, उन सभी चीज़ों को लेकर कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर सकते हैं. नाउ डियर फ्रेंड्स, आज का जो पहले ये हमारा टॉपिक है इसके अंदर बताया गया कि कैसे हम डीकोलोनाइजेशन इफेक्ट जो चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर. हाल ही में आपने देखा कि कैसे हम हमारी कंट्री का जो नाम है वो इंडिया से बदल के भारत कर रहे हैं. और अभी आपने देखा कि G20 के अंदर कि कैसे हमारी जो थीम थी कि कैसे कि वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फ्यूचर जो हमारी थीम, तो इन सभी चीज़ों को लेकर या फिर मैं कहूँ कि कैसे हमने नया एक पार्लियामेंट जो बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हम चीज़ों को थोड़ा और जो है डीकोलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. जो ब्रिटिश रूल था उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. जो छोटे से छोटा लेवल भी है ना, उन सभी को तोड़ के हम अपने जो कहते हैं ना स्वराज, जो स्वराज होता है, तो उसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस स्मॉल स्टेप्स. गांधी जी का विजन क्या था दोस्तों कि स्वराज जो था ना, कि हम कहते हैं कि जो गांधी जी का जो विजन था एक स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, तो वो गांधी जी का एक विजन था. तो उन्हीं चीज़ों को लेकर इस आर्टिकल में बताया गया कि कैसे हम थोड़ा और, चलो ये तो एक कि हम इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं या फिर हम हमारे पार्लियामेंट को चेंज कर रहे हैं, तो ये एक बड़े लेवल एक जो होता है ना कि एक दिखावटी रूप है या फिर एक कहेंगे कि दिखाने के लिए, ये तो एक चीज़ है ही कि हम स्वराज की ओर मूव कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया, फिर वहीं से इंस्पायर्ड है. तो हमें ज़रूरत है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़े बहुत बदलाव करें या फिर टोटली बदलाव करें, ताकि हम जो स्वराज है उसको टोटली अचीव कर सके दोस्तों. तो इसे बताया गया कि ही इनविजन, या जो गांधी जी हैं उनका विजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन एंशिएंट विलेज रिपब्लिक्स विद सेल्फ सफिशिएंसी इन द इकोनॉमी एंड यूनिटी बेस्ड ऑन सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग इंडियंस. डिफरेंस जैसा कि आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काफ़ी जो कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल के राइट्स की बात काफ़ी बताई गई है. हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में DPSP है या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. तो ये सभी चीज़ें जो है ये एक इंडिविजुअल के लेवल पर काम करती हैं. लेकिन एक जो गांधी जी के द्वारा बताया गया था कि कैसे हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड होना चाहिए एंशिएंट विलेज रिपब्लिक्स पे, या फिर सेल्फ सफिशिएंट इन द इकोनॉमी एंड यूनिटी बेस्ड इन द सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग इंडियंस. जो इंडियंस की एक कहते हैं ना कि एक रोल, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक तरीके को ये जो है ना कि कैसे सिर्फ लोगों की हम बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, या जो हमने बाहर से लिया है. और कई बार तो कह भी दिया जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से इंडियन नहीं है, ये तो मांगा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर के जो देश हैं, जैसे इमरजेंसी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट की है फ्रॉम जर्मनी, एंड जो सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज़ें हैं वो सभी हमने ली है फ्रॉम USA. तो ये सभी बोरोड चीज़ें हैं. तो हमें ज़रूरत है कि हम अब खुद अपने रूल्स जो हैं या स्वराज की और या खुद के रूल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें. Gandhi's followers, Simran Narayan Agarwal, attempted to draft a Gandhian constitution for free India in 1946. However, this thought was
more of a moral code emphasizing that rights like personhood, liberty and equality should be contingent on a duty to be faithful to the state. Dear friends, जैसा कि ये एक गांधी जी के जो फॉलोवर थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, इन्होंने बताया था कि ये एक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको अडॉप्ट करने की बात बताई गई थी 1940 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया था कि जो ड्राफ्ट है उसको बनाया जाएगा ऐसे तौर पे जिसके अंदर मोरल कोड जो है उसको एम्फसाइज किया जाएगा, यानी कि जो इंसान का रहने का जो तरीका है उस पर पूरा डिपेंडेंट किया जाएगा कि कैसे एक इंसान का जो नेचर है वो कैसे पूरे बात को बदल सकता है। सिर्फ एक इंसान का नहीं, जैसे जैसे लोग जितने भी लोग हैं वो अपने आप में एक सेल्फ ड्यूटी ले लें या अपने आप में एक इस चीज़ को ठान लें कि हमें बदलना है, तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें हैं ना कि राइट टू फ्रीडम है या राइट टू स्पीच है, तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हर एक इंसान अपने आप में ही मॉरली बदल जाए। तो अम्बेडकर साहब का जो विज़न था, बाबा साहब अम्बेडकर का, उनका कहना था कि कैसे ही बिलीव्ड इन पावरफुल स्टेट इकोनॉमिक कंट्रोल एंड फंडामेंटल राइट्स टू एड्रेस इश्यूज लाइक कास्टिज्म एंड इक्वालिटी। और जहाँ गांधी जी का जो प्रिंसिपल था वो ये था कि कैसे हर एक इंसान को बदलना जब बदल जाएगा, यानी जब हर इंसान अपने आप में अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको बदल लेगा तो पूरा देश सही हो जाएगा। वहीं अम्बेडकर साहब का कहना था कि इतने बड़े देश में हमें ज़रूरत है कि हम एक पावरफुल स्टेट बने, इकोनॉमिक कंट्रोल हो हमारे पास, उसके साथ साथ में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे हम जो इश्यूज़ हैं जैसे कास्टिज्म एंड इनइक्वालिटी इन्हें दूर कर पाएंगे। तो अम्बेडकर साहब का ये विज़न था कि कैसे जो समाज के अंदर एक अनइक्वलता या फिर इनइक्वालिटी फैली हुई है उसको हमें एक रूल के द्वारा ही हटाने की ज़रूरत है। वहीं गांधी जी का जो एक कहते हैं सोच वो ये थी कि जब हर इंसान अपने आप को बदल लेगा तो ऐसी कोई चीज़ें समाज में बचेगी ही नहीं। कंसेंसस वर्सेस इंडिविजुअल चेंज कहता है कि ही अंडरस्टूड दैट हिज आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन वुडंट अलाइन विद द प्रिवेलिंग सेंटिमेंट एंड अलाउड अम्बेडकर विजन टू प्रिवेल। Changing individuals themselves was more crucial than a policy document like a constitution. डिफरेंस गांधी जी का ये कहना था लास्ट के अंदर कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके बाद में कहा गया कि गांधी जी एक आपको पता है बहुत ही विनम्र और एक सरल इंसान थे, तो उनका कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो जब नाम के अंदर ही गांधी कॉन्स्टिट्यूशन है तो दिस विल नॉट इम्प्रूव एनीवे। जो भारत की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं एक बदलने की ताकत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो अम्बेडकर साहब का दिया हुआ विज़न है उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम उसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन गांधी जी का ये सोचना भी सही था कि कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल जब बदलेंगे अपने आप को तो ये एक ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि इसके कि हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन दोस्तों अभी भी हम कहते हैं कि कैसे चीज़ें जो है ऑन द पेपर ही हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर पाना वो बहुत मुश्किल है। तो गांधी जी का ये सोच है कि पेपर पे लिखने से कुछ नहीं होगा, एवरी इंडिविजुअल शुड हैव टू चेंज। अपने आप को बदलेगा कोई इंसान या सभी इंसान जब अपने आप को बदल लेंगे तो कैसे ओवरऑल पूरा देश जो है वो एक डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। कंटेम्प्रेरी एंड रेलेवेंस जो बताया गया है कि इट प्रोपोजेस दैट इज ऑपरचून मोमेंट टू आर्टिकुलेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज दैट कंसिडर बोथ अम्बेडकर एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव। The focus should be on what kind of constitution can bring good governance to India, keeping in mind the evolving needs and aspirations of the country. देखिए दोस्तों, ऑल इन ऑल जो लास्ट के अंदर एक कहते हैं ना कि इसका जस्ट निकल के आया वो यही था कि कैसे जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करें उसके अंदर जो लोगों की भलाई है उसको लाना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों का गवर्नेंस है या गुड गवर्नेंस है उसको लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था वो था अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई गई थी तो वो सभी हमने अडॉप्ट करी बिकॉज ऑफ वास्टनेस इन द कंट्री। एंड उसके बाद बताया गया था कैसे ग्रेजुअल चेंजेस की ज़रूरत है, धीरे धीरे चीज़ें एक साथ नहीं, जैसा कि हमारी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी एक दिन में नहीं बनी थी, तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज है ना वो भी एक दिन में नहीं होगा। इसको करने के लिए धीरे धीरे हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे चेंजेस जब लाएंगे तो इनिशियली अगर हम ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे तो ओवर एंड ऑल कुछ सालों बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्वराज्य हम कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस उसकी तरह दिखने लगेगा एंड चीज़ें जो है वो काफ़ी और आसान हो जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू द गांधीयन प्रिंसिपल। द आर्टिकल एक्सप्लोर दैट सजेशन दैट इट्स टाइम टू रिविजिट these ideas to create a constitution that addresses contemporary challenges and aspirations while respecting the gradual nature of the constitution change। वही दोस्तों कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है, कोई भी चीज़ को बदलने के लिए समय लगता है। जैसे आप भी कोशिश करते हैं ना कि रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे लेकिन नहीं हो पाता है, तो मेरी आपको ये टिप है, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है
तो आप ऐसा नहीं है कि आप 6 बजे उठते हैं तो कल से 5 बजे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप आज 6 बजे उठते हैं तो ट्राई कीजिए कि कल आप 5:50 पे उठें हैं, और उससे फिर एक दिन पहले आप ऐसे कंटिन्यू करें, एक हफ्ते तक रोज़ आप 5:50 पे उठें, एंड देन उसके बाद में तो 5:40 करें, देन उसके बाद 5:30, एंड देन ग्रेजुअली आप 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी धीरे धीरे चेंज करने से ही होगा, अचानक से कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। तो अभी जो ज़रूरत है वो यही है कि हम चीज़ों को थोड़ा और माइक्रो लेंस से देखें कि कैसे हम गांधीयन प्रिंसिपल पे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, एंड देन उसके बाद में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक गांधीयन प्रिंसिपल पे लेके आएँ, जहाँ पे हर एक इंसान जो है मोरली अवेयर रहेगा एंड चीज़ों को जो है देश के बारे में सोचेगा। फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द हेडलाइंस ऑफ द डे। आज की जो हेडलाइंस हैं, इंडोनेशिया सेट टू लॉन्च चाइनाज फंडेड हाई स्पीड ट्रेन फर्स्ट इन साउथ एशिया। इंडोनेशिया ने हाल ही के अंदर लॉन्च किया है चाइना के द्वारा फंडेड एक हाई स्पीड ट्रेन, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फर्स्ट है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो हुआ चाइना से, एंड इंडोनेशिया के अंदर सेटअप हुई है रेल। वहीं दूसरा जो हेडलाइन है वो है एशियन गेम्स की ओर से, जहाँ पे इंडियन शटलर्स जो है उन्होंने सिल्वर मेडल ग्रैब किया है इन द फाइनल्स। जो माइटी चाइना है उसको उन्होंने जीता है गोल्ड। एंड थर्ड तो है कि ओवर 2,300 पीपल पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड मैराथन इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हाल ही के अंदर हाई एल्टीट्यूड मैराथन हुई है उसके अंदर एक मैसिव अमाउंट के अंदर पार्टिसिपेशन मिला है लोगों का, जहाँ पे लगभग 2300 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। एंड जो लास्ट हेडलाइन है, अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट्स अप साइट्स लैक ऑफ सपोर्ट। जो अफगानिस्तान एम्बेसी है वो बंद हो गई है दिल्ली के अंदर। बताया गया है कि कैसे जो लैक ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो होस्ट कंट्री अफगानिस्तान हो, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिस्टर गनी, तो उन्हें भी सपोर्ट नहीं है बिकॉज ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री। तो उसी कारण चलते कुछ इंटरनल जो गवर्नेंस है उसके कारण जो दिल्ली के अंदर एम्बेसी अफगानिस्तान की उसको बंद कर दिया गया है हाल फिलहाल के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे दोनों। एक जो पहला आर्टिकल था वो एक काफ़ी टेक्निकल था, तो मैंने कोशिश करी कि कैसा आपको उसका एक ऊपर से समरी दी जाए, एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। दूसरा जो आर्टिकल है हमारा कि कैसे हम धीरे धीरे गांधीयन प्रिंसिपल की ओर बढ़ सकते हैं। अचानक बढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली अगर आज सरकार देखना शुरू करे तो आई होप कुछ सालों बाद में जो है एक जो हम कहते हैं ना मोरल चेंज लोगों में, वो ज़रूर आएगा थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, दिस रैप्स अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। आई होप कि आपको चीज़ आसान लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। शेयर कीजिए इस वीडियो को अमॉन्ग योर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है, मैं रील्स भी पोस्ट करता हूँ। एंड मेरे साथ जो कनेक्ट करना चाहते हैं वो टेलीग्राम और इंस्टा पे आ सकते हैं। इंस्टा पे रॉ क्लासेस के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विद दैट सेड फ्रेंड, ये मैं आपके साथ कुछ शेयर किया है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड लाइक द वीडियो। दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।